नमस्कार दोस्तों। पहलगाम में आतंकी हमले के शिकार हुए नौसेना अधिकारी विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी का बयान सुना है आपने? नहीं सुना होगा तो सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा है। अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। अपने पति की हत्या के बाद गमों के समंदर में डूबी हिमांशी ने बहुत बड़ा संदेश दिया है, बहुत बड़ी नसीहत दी है। ऐसी नसीहत जिसे देश की जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी सबकी है। हिमांशी को इस नसीहत की कीमत चुकानी पड़ रही है। उन्हें बुरी तरह से ट्रोल किया जा रहा है। उनके खिलाफ बेहद आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करके सोशल मीडिया पर बहुत कुछ लिखा जा रहा है, क्योंकि नफरती ब्रिगेड को हिमांशी के बयान से बदहजमी हो गई है। हमारी तरफ से तो हिमांशी को सलाम है। पहलगाम की बायसरन घाटी में आतंकी हमले के बाद हिमांशी की पहली तस्वीर दुनिया ने देखी थी। इस तस्वीर को जिसने भी देखा होगा उसकी आंखें गीली हो गई। किसी भी संवेदनशील इंसान को हिला देने वाली तस्वीर थी। शादी के महज एक सप्ताह के भीतर हिमांशी ने अपने सामने अपने पति का कत्ल होते देखा था। बावजूद इसके हिमांशी आज जो कह रही है वो सुना जाना चाहिए। I do not want any hatred towards anybody. This is what is happening. People going against Muslims or Kashmiris, we don't want this. We want peace and only peace. शादी के बाद अपनी पत्नी हिमांशी के साथ हनीमून मनाने गए लेफ्टिनेंट विनय नरवाल तो अब इस दुनिया में नहीं, लेकिन उनकी पत्नी हिमांशी ने आज जो कुछ कहा है वो पूरे देश को सुनना चाहिए। उन सबको भी सुनना चाहिए जो मुसलमानों से नफरत में इतने सने हैं कि आतंकी हमले की सजा कश्मीरी मुसलमानों को देना चाहते हैं। उन सबको भी सुनना चाहिए जो आतंकी हमले की सजा देश के अलग अलग हिस्सों में रह रहे या पढ़ रहे कश्मीरियों को देना चाहते हैं, छात्रों को देना चाहते हैं, फेरी वालों को देना चाहते हैं। उन सबको भी सुनना चाहिए जिन्हें लगता है कि कश्मीर में हुए इस आतंकी हमले का बदला कश्मीरियों का आर्थिक बहिष्कार करके लेना चाहिए। उन सबको भी सुनना चाहिए जो सोशल मीडिया पर दिन रात मुसलमानों के खिलाफ या कश्मीरियों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं और हर कश्मीरी को आतंकी घोषित करने में जुटे हैं। उन तमाम चैनल वालों को भी सुनना चाहिए जो हमले की आड़ में दिन रात कश्मीरियों के खिलाफ अपना नफरती एजेंडा चलाने में लगे हैं। तो ऐसा क्या कहा हिमांशी ने? दरअसल लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के 27वें जन्मदिन पर गुरुवार को करनाल में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया था। वहां लेफ्टिनेंट विनय के परिवार वाले मौजूद थे। उनके पिता, उनकी मां और पत्नी हिमांशी ने लेफ्टिनेंट नरवाल को श्रद्धांजलि दी। वहां विनय नरवाल अमर रहे की आवाजें गूंज रही थी। उसी बीच हिमांशी ने मीडिया वालों से बेहद संक्षिप्त बात की। अगर हिमांशी के शब्दों में कहूं तो उन्होंने कहा, वी डोंट वांट पीपल गोइंग अगेंस्ट मुस्लिम्स और कश्मीरीज। मतलब ये कि हम नहीं चाहते कि लोग कश्मीरी और मुसलमानों के पीछे पड़ें। हम शांति चाहते हैं और सिर्फ शांति चाहते हैं। हम इंसाफ चाहते हैं। जिन लोगों ने गलत किया है उन्हें हर हाल में सजा मिले। यही कहा हिमांशी ने। और हिमांशी का यह कहना आज की तारीख में बहुत मायने रखता है। हिमांशी ने जो कहा वो कहना आसान नहीं है, वो भी ऐसी लड़की की तरफ से कहा जाना जिसका पति आतंकियों की दरिंदगी का शिकार हुआ। ऐसे वक्त में कहना जब सोशल मीडिया पर सक्रिय ट्रोल ब्रिगेड की तरफ से पूरे देश में कश्मीरियों के खिलाफ माहौल बनाने का एजेंडा चल रहा हो। लेकिन ट्रोल किए जाने का जोखिम मोल लेकर हिमांशी ने यह बात कही। नतीजा यह हुआ कि हिमांशी को भी बुरी तरह से ट्रोल किया जा रहा है। हिमांशी को ट्रोल करने वालों के कुछ स्क्रीनशॉट आप देख रहे होंगे। मैं उनके लिखे शब्दों को रिपीट भी नहीं करना चाहता, क्योंकि उन शब्दों को पढ़ना, दोहराना, जो कुछ हिमांशी के बारे में लिखा जा रहा है उसे पढ़कर आपको सुनाना इस लड़की का अपमान है जो अस्सलाम की हकदार है। हिमांशी के बारे में ऐसी ऐसी बेहूदी बातें लिखी जा रही है, ऐसे ऐसे कमेंट लिखे जा रहे हैं जिसे पढ़कर बहुत अफसोस और दुख हो रहा है कि कहां आ गया। और लिखने वाले लोग राइट विंग के ट्रोलर्स हैं। किसी भी हद तक जाकर हिमांशी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। जिस लड़की ने शादी के महज 7 दिन बाद अपने पति को खोया, अपने सामने आतंकियों का शिकार होते देखा, उस लड़की को भी ये लोग बख्शने को तैयार नहीं है। क्योंकि वो लड़की वो नहीं कह रही है जो ये ट्रोल्स हिमांशी से सुनना चाहते हैं। अपनी तकलीफों पर काबू पाकर हिमांशी ने नफरती एजेंडा चलाने वालों पर चोट की है।
मैं तो कहूंगा ऐसी ही सोच की दरकार है इस वक्त देश को। यही वक्त की मांग है जब नफरत का माहौल देश के बड़े तबके को गलत दिशा में ले जाने की कोशिश करने लगे और एक तबके के खिलाफ नफरत का माहौल बनाने लगे, तो आप और हम अपनी भूमिका निभाएं। हिमांशी ने अपनी भूमिका निभाई है। हिमांशी चाहती तो सिर्फ दुख व्यक्त करके और इंसाफ की मांग करके चुप रह सकती थी, लेकिन उसने दो टूक लहजे में अपनी बात रखने का फैसला किया, शायद ये जानते हुए भी कि उसका यह कहना बहुत से लोगों को नागवार लग सकता है। लेकिन उसने कहा बात तो इस पर होनी चाहिए कि इतना बड़ा हमला कैसे हो गया, कैसे वो आतंकी वहां तक पहुंच गए। जिस बायसरन घाटी में 2000 से ज्यादा सैलानी थे, उस घाटी में सुरक्षा बलों की मौजूदगी क्यों नहीं थी? सवाल तो यह है कि सिक्योरिटी लैब्स और इंटेलिजेंस लैब्स क्यों हुआ? सवाल तो इस पर पूछा जाना चाहिए। अब मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से हर चैनल पर खबरें चल रही है कि आतंकियों ने कई दिन पहले कुछ जगहों की रैकी की, अलग अलग जगह वो देख रहे थे कहां हमला करना मुफीद होगा, घाटी में आने जाने वाले रास्ते की रैकी की, कहां से आएंगे किधर से भागेंगे, ये सब उन्होंने प्लान किया। तमाम खबरें सूत्रों के हवाले से छप रही है। आतंकी पकड़े नहीं गए, मारे नहीं गए, उनकी तलाश पूरी नहीं हुई है, घाटी के चप्पे चप्पे में उनकी तलाशी हो रही है, लेकिन खबरें आ रही है अब सूत्रों के हवाले से कि उन्होंने कैसे पूरी प्लानिंग की। अगर पूरी प्लानिंग आज पता चल रही है कि तब क्यों नहीं पता थी? क्यों नहीं खुफिया तंत्रों को पता चला कि सरहद के पार पाकिस्तानी आतंकी लोकल सपोर्ट से या लोकल आतंकी उनके साथ अगर थे तो किस तरह से इतनी बड़ी प्लानिंग कर दी? और सबसे बड़ी बात जो बार बार पूछा जा रहा है कि इतनी बड़ी प्लानिंग करके आतंकी आ गए और सुरक्षा एजेंसियों को पता नहीं चला। टोपी ट्रांसफर की तरह ऑल पार्टी मीटिंग में यह कह दिया गया कि कुछ चूक तो हुई, लेकिन इसलिए हुई कि लोकल ऑपरेटर ने घाटी खोल दी, बैसरन घाटी, बिना सुरक्षा बलों को या पुलिस को बताए बगैर। जो पता चला कि वो तथ्यों से परे था। वो घाटी हमेशा खुली रहती थी और वहां कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे। तो सवाल तो ये है, और ये सवाल उन पीड़ितों के जिनके परिजनों की हत्या हुई, उनके परिवारों की तरफ से ये सवाल लगातार आ रहे हैं। चाहे वो सूरत के शैलेश भाई की पत्नी और उनका बेटा हो, चाहे अभी जो खबर आई शुभम द्विवेदी जो कानपुर के थे, उनकी भी शादी फरवरी में हुई थी, अपनी पत्नी के साथ गए थे और 23 तारीख को उन्हें वापस लौटना था। उनकी पत्नी का नाम है ईशान्या, जिनसे राहुल गांधी अभी 2 दिन पहले मिलने गए थे। ईशान्या ने भी कहा है कि मैं कह सकती हूं कि हमारे देश ने वहां हमें अनाज छोड़ दिया था, उस जगह पर हमारी सरकार ने अनाज छोड़ दिया था। ये बीबीसी से बातचीत में ईशान्या ने कहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मां बाप घर पर सुरक्षा करते हैं, देश में सुरक्षा तो वही करते हैं ना। सरकार की बात कर रही है, उन्हीं को तो हम बोलते हैं कि हमें सुरक्षित रखेंगे। वहां पर हमें अनाथ कर दिया गया था। पूरे कश्मीर में देख रही थी, 30-30 मीटर पर सीआरपीएफ के जवान हैं। वहां तो किसी की औकात नहीं थी कोई आ जाए तो फिर उस घाटी में, घाटी के आसपास सीआरपीएफ या सुरक्षा बलों की तैनाती क्यों नहीं थी? और अगर इतने निश्चिंत थे कि यह घाटी सुरक्षित है, यहां कोई आतंकी आ नहीं सकता, तो फिर इंटेलिजेंस फेल्योर है। ये सवाल वो सब लोग उठा रहे हैं, लेकिन ये इन सवालों पर सरकार से जवाब मांगने की बजाय हिमांशी ने एक बात कह दी नफरत के खिलाफ, और उस लड़की ने कहा यह हमारा कहना, हमारे जैसे पत्रकारों का कहना मायने नहीं रखता, हम तो एक कहते ही रहते हैं 365 दिन। हिमांशी ने कहा है जिसके पति की हत्या हुई है 10 दिन पहले, शादी के 7 दिन बाद। नफरत की जो कहानी, नफरत का जो ताना बाना बुना जाता है चैनलों पर लगातार आप देख रहे हैं। सवाल गायब है, एक एजेंडा चल रहा है। उस एजेंडे से इतर अगर कोई कहता है तो वो निशाने पर होता है। एक खबर आपने देखी होगी, 4 दिन पहले, 3 दिन पहले खबर आई गुजरात के एक शख्स के हवाले से, जब कहा गया कि उन्होंने सेल्फी स्टिक से जो वीडियो बनाया था, जिसमें जब वो जिप लाइन से नीचे जा रहे थे तो पीछे जो जिप लाइन का ऑपरेटर था वो अल्लाह अकबर बोल रहा था। फायरिंग की आवाज़ आ रही थी, अल्लाह अकबर बोल रहा था। और उसके बाद लगातार चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर चलने लगा, ऋषि भट्ट उनका नाम था, चलने लगा कि वो जो पीछे अल्लाह अकबर बोल रहा है उसे सब कुछ पता है, अल्लाह अकबर फायरिंग की आवाज़ के बीच बोल रहा है, इसलिए जिप लाइन ऑपरेटर उन आतंकियों से मिला हो सकता है, मिली भगत हो सकती है। ऐसा कुछ लगातार चला घंटों तक, अगले दिन तक। लेकिन परसों ही
मैं यहाँ तारीफ़ करूँगा अरविंद ओझा जैसे रिपोर्टर की कि इंडिया टुडे और आज तक के लिए वो काम करते हैं, घाटी में पहलगाम में मौजूद हैं। हालांकि मैं भी गया था मुजम्मिल जो जीप ऑपरेटर था उसके घर पर, तो पता चला उसे सुरक्षा एजेंसियों ने या पुलिस ने उसे डिटेन किया है पूछताछ के लिए। तो अरविंद ओझा ने लिखा इंडिया टुडे पर परसों 29 अप्रैल को कि पहलगाम जिप लाइन ऑपरेटर चैंटिंग अल्लाह अकबर, नेचुरल रिएक्शन एंड आई सोर्सेस। मतलब अल्लाह अकबर जो उसने कहा मुजम्मिल ने, वो नेचुरल रिएक्शन था। कोई मुस्लिम जो नमाज के वक्त या हर वक्त दिन में कई मौके पर अल्लाह अकबर कहता है, जैसे हम लोग हे भगवान कहते हैं, हे राम कहते हैं, या कभी मुसीबत में, आपदा में, या कोई ऐसी अप्रिय या प्रिय बात होती तब भी मुंह से निकलता हे भगवान, हे भगवान। कई बार जम्हाई लेते वक्त कोई कहता है हे भगवान, कोई अचानक कोई घटना हो जाती है तो हे भगवान, कहीं चोट लग जाती है तो हे भगवान, कहीं शॉक होता लगता है तो हे भगवान। ये ऐसे मौके पर नेचुरल रिएक्शन जुबान से अपने आप निकलता है, और वो जो मुस्लिम है उनके लिए वो अल्लाह अकबर है, नेचुरल रिएक्शन। अल्लाह अकबर का मतलब होता है गॉड इज ग्रेट, अल्लाह सबसे बड़ा है। तो अरविंद ओझा ने जो लिखा एनआईए सूत्रों के हवाले से, उसके मुताबिक, एनआईए सोर्सेज के मुताबिक मुजम्मिल का जो वो अल्लाह अकबर बोलना था वो नेचुरल रिएक्शन था। जो अचानक शॉकिंग या सडन कोई चीज़ हुआ उसके बाद वो जैसे रिएक्शन होता है हे राम, हे भगवान, उसी तरह का वो नेचुरल रिएक्शन था। एनआईए सोर्सेज ने इंडिया टुडे को बताया, उसके हवाले से अरविंद ओझा ने इंडिया टुडे में खबर लिखी। और मुजम्मिल से एनआईए ने इनिशियल पूछताछ की उसी दिन जिस दिन वीडियो वायरल हुआ, मेरे ख्याल से तारीख थी शायद 28, और उसके बाद उसका कोई भी इन्वॉल्वमेंट उस अटैक में नहीं मिला। उन आतंकियों से किसी तरह का उसका कनेक्शन या रिश्ता नहीं मिला। जिस तरह से माहौल बनाया गया जिप लाइन ऑपरेटर के उस वीडियो के वायरल होने के बाद, गुजरात के जो टूरिस्ट हैं ऋषि भट्ट, उन्होंने ही वो वीडियो रिकॉर्ड किया था जब वो सेल्फी स्टिक से नीचे जिप लाइन पर जा रहे थे। हालांकि उस वीडियो में नीचे गोली चलते, फायरिंग की आवाज़, एक दो सैलानियों को गोली लगते, वो सब दिख रहा है। लेकिन वो जब आगे बढ़े हैं तो, और पीछे जब वो चल रहे हैं तो आवाज़ आई, तो बहुत तरह के सवाल उठाए गए। और मौके की ताक में रहने वाले लोगों ने बिना तस्दीक, दरियाफ्त या पुलिस या किसी की सूचना के मान लिया कि वो मुजम्मिल आतंकियों का सपोर्टर या आतंकियों का लोकल सपोर्टर या कुछ भी हो सकता है, या उसका कनेक्शन हो सकता है। इस तरह से खबरें चलाई गई। और इंडिया टुडे ने एनआईए सोर्सेज के हवाले से रिपोर्टर ने लिखा है कि ये एक नेचुरल रिएक्शन है। और वीडियो जब वायरल हुआ उसके बाद से उससे पूछताछ की जा रही है। अभी भी शायद मुजम्मिल को या तो डिटेन किया गया है या कहीं सेफ प्लेस पर है, पुलिस या सुरक्षा एजेंसियों की कस्टडी में। अभी कोई इसके बारे में पुख्ता जानकारी नहीं है। उनके पिता, उनके भाई, उनके रिश्तेदारों के बयान उसी दिन आए। उनके घर पर मीडिया की लंबी चौड़ी भीड़ पहुंच गई थी, क्योंकि बहुत सारे लोग तो मान बैठे थे कि आतंकियों का कोई कनेक्शन वाला कोई जिप लाइन ऑपरेटर मिला, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली कि उसका कोई कनेक्शन है। और ये एनआईए के हवाले से, बहरहाल कहने का मकसद ये है, एक तो मुजम्मिल जिसे उस वीडियो को देखकर घोषित कर दिया गया और एक तरह से उन्हें मान लिया गया कि उस इतने बड़े आतंकी हमले में वो शरीक थे या शामिल थे या पता था या सब कुछ देखकर अनजान बन रहे थे, या जब फायरिंग हो रही थी तो फिर उस टूरिस्ट को रोका कि क्यों नहीं। ऐसे बहुत सारे सवालों के साथ मुजम्मिल को एक तरह से गुनाहगार के खांचे में फिट करने की कोशिश होती रही, जिसे एनआईए के हवाले से आई इस खबर ने खारिज किया। बहरहाल इसमें आगे जो भी जानकारी आएगी वो पता चलेगी। मेरा मकसद ये कहना था, मैं कश्मीर गया था, अभी कल ही देर रात लौटा हूँ, श्रीनगर, पहलगाम, बहुत सारे टूरिस्ट से मिला, बहुत सारे लोगों से मिला, कश्मीरियों से मिला। जो टूरिस्ट जा रहे हैं पहलगाम अलग अलग जगहों से, महाराष्ट्र गए टूरिस्ट मिले, गुजरात के टूरिस्ट मिले, किसी और साउथ के टूरिस्ट मिले। जो टूरिस्ट वहाँ गए 22 तारीख को, 23 तारीख को, 24 तारीख को, वो टूरिस्ट वहाँ जाकर कश्मीरियों से मिलकर, लोकल लोगों से मिलकर, उनकी कोई शिकायत नहीं है। वो यही कहते हैं कि यहाँ आकर मुझे लगा, पहले मेरे मन में बहुत तरह की आशंकाएं थी, शक शुबा था, यहाँ आकर लगा कि ये वो आतंकी थे, उन्हें घेरा जाए, तलाशा जाए। कल अमित शाह ने कहा ना कि चुन चुन कर मारेंगे, उनके साथ जो सलूक किया जाना चाहिए वो सलूक किया जाए। लेकिन बार बार मैंने वीडियो में कहा, फिर कह रहा हूँ, कश्मीरियों को उसकी सजा ना मिले। कश्मीरियों के प्रति अपने मन में ऐसे इन जनरल मान के सारे कश्मीरी आतंकवाद परस्त होते हैं, ये अगर सोचेंगे तो आप बहुत अपराध करेंगे, आप भी एक गुनाह में शामिल होंगे जो देश में नैरेटिव फैलाने की कोशिश सोशल मीडिया वॉरियर्स, राइट विंग के बहुत सारे ट्रोलर्स कर रहे हैं। और उन बातों को
जो देश के अलग अलग हिस्सों से गए सैलानी हैं, उन्होंने मुझसे बातचीत में दर्जनों बार खारिज किया। 50 लोगों से, बल्कि सैकड़ों कहूंगा, सैकड़ों सैलानियों से मैंने बात की। किसी कश्मीरी की तरफ से बयान सुना दूंगा या सुनाता तो आप कहेंगे तो कश्मीरी हो तो बोलेगा ही, वो तो झूठ बोल रहा होगा, वो तो मुस्लिम है तो बोलेगा ही। नहीं, जिन्होंने मेरे वीडियो में बोला है उसमें मुस्लिम भी नहीं है, कश्मीरी नहीं है। जो कश्मीरी है उनकी बात अलग है। सैलानियों ने कहा है, पहलगाम में भी कहा, डल लेक पर मैं सैलानियों से मिला, महाराष्ट्र के सैलानी से और दूसरे राज्यों के सैलानी से। उन सैलानियों की तस्वीरें, उनकी कही गई बातें मेरे यूट्यूब पर मौजूद हैं, जो कह रहे हैं कि कश्मीरी ऐसे नहीं है जैसी छवि बनाने की कोशिश हो रही है। तो उन तस्वीरों के साथ, उन मुलाकातों के साथ, उन लोगों से बातों के साथ मैं भी एक राय बनाकर वहाँ से लौटा हूँ 5 दिन बाद। हो सकता है फिर दोबारा जाऊँ। आपसे भी एक अपील कि सोशल मीडिया पर जो इस तरह के नफरती प्रोपेगेंडा और एजेंडा के साथ जो चीज़ें लिखी जा रही है, उसको अपने जहन में धारण करके उसके कैदी मत बनिए, उस नफरती सोच के कैदी मत बनिए। अपना दिमाग लगाइए, सोचिए। हिमांशी ने जो कहा है उस पर गंभीरता से विचार कीजिए, क्योंकि देश में कई हिस्सों में ऐसा हो रहा है कि कश्मीरी छात्राओं के साथ बदसलूकी की खबरें आई थी। उसके लिए उमर अब्दुल्ला जो मुख्यमंत्री, उन्होंने कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी बात की थी। ऐसी बात ना हो, ये हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है। हम चाहते हैं, हम उम्मीद करते हैं, हमें भरोसा है कि उन आतंकियों को हमारी सेना, सुरक्षा बल के जवान जहां भी होंगे, छिपे होंगे, उनकी तलाश करके उन्हें निकालेगी और उन्हें उसकी सजा मिलेगी, चाहे वो मारे जाएं, चाहे फांसी के फंदे पर लटकाए जाएं। कहीं मिल गए तो शायद मारे ही जाएंगे। लेकिन कश्मीरी, जो आम कश्मीरी हैं, उनमें से कुछ लोकल सपोर्टर भी होंगे, क्योंकि यह भी कहने में कोई गुरेज नहीं कि उस कश्मीर घाटी में लोकल सपोर्टर रहे हैं, OGW जिन्हें बोला जाता है, ऑन ग्राउंड वर्कर्स। एक समय में 10 साल 12 साल पहले कश्मीर में, श्रीनगर के आसपास के कुछ जिलों में जबरदस्त टेररिज्म की एक्टिविटी थी और गांव-गांव में ऐसे लोकल सपोर्टर थे या टेररिस्ट थे। लेकिन 5 साल में स्थितियां सुधरी है। उस सुधरी हुई स्थितियों में, बदले हुए कश्मीर में उनका सपोर्ट कम हुआ। सरहद पार से जो आतंकियों के हैंडलर्स थे, उन्हें यहां बेस कम मिला, इसलिए ये कोशिश हुई। एक साजिश है भारत के खिलाफ, कश्मीर के खिलाफ। उस साजिश को नाकाम करने की जिम्मेदारी हमारी, आपकी, सबकी है। सरकार तो अपना काम कर रही है, लेकिन कुछ काम हमको और आपको भी करना। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। कोशिश करूंगा कि अगले 2-4 दिन में फिर एक बार कश्मीर जाऊं। नजर होगी कश्मीर की खबर पर। नमस्कार।